दिस वन, इस पे देखेंगे। नमस्कार, मैं मगनदेव नारायण सिंह। सरोकार कार्यक्रम में आज मोटा अनाज और जीवन इस विषय पर चर्चा करने के लिए हम शहर के विशेषज्ञों को, जो विभिन्न विधाओं में निपुण हैं, उनको आमंत्रित किया है। ये मोटा अनाज और जीवन इस विषय पर चर्चा करने के लिए इसलिए हम आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं कि आजकल पत्र पत्रिकाओं में मोटा अनाज स्वास्थ्य के लिए कितना उपयोगी है और जो काफ़ी फाइन अनाज है वो हमारे लिए कितना नुकसानदेह है या वो बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। इस विषय पर चर्चा करना है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है कि अभी अभी हाल में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मोटे अनाज के सेवन की सिफारिश की है। तो आखिर ये मोटा अनाज है क्या? पहले हमारे यहाँ मोटा अनाज काफ़ी लोग यूज करते थे, जैसे कि मरुआ, जैसे कोदो, इस प्रकार के कई अनाज थे। लेकिन अब लोग फाइन अनाज खाने लगे हैं। ज़्यादातर लोग चावल और गेहूं का उपयोग करते हैं, लेकिन और भी कई मोटे अनाज हैं जिनका विभिन्न प्रकार से उनका रेसिपी तैयार किया जा सकता है और वो स्वादिष्ट होता है, लेकिन लोग नहीं जानते हैं। तो मैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज जिन लोगों को आमंत्रित किया है, हमारे इमीडिएट तुरंत मेरे दाएं तरफ हैं जोसेफिन पीटर। जोसेफिन पीटर कुर्जी होली फैमिली में डाइटिशियन हैं, अर्थात कब क्या खाना चाहिए, क्या खाने से आप स्वस्थ रहेंगे, क्या खाने का दुष्परिणाम आपको झेलना पड़ेगा, इन सब विषयों की राय देते हैं। और जब कोई आदमी किसी रोग से ग्रस्त हो जाता है, ऐसी अवस्था में उन्हें क्या खाना चाहिए, इस पर अपनी सलाह देते हैं। इनके बाद बैठे हुए हैं शहर के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर राजीव रंजन जी। डॉक्टर राजीव रंजन जी को सभी लोग जानते हैं, कम से कम पटने में तो ये कोई नया नाम है नहीं, सभी लोग जानते हैं इनको। एक अच्छे फिजिशियन में इनकी गिनती होती है, वरिष्ठ चिकित्सक हैं और विभिन्न रोगों में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस पर भी अपना ये मंतव्य देते हैं। इनके दाएं तरफ बैठे हुए हैं स्वास्थ्य एवं पोषण विषय पर समाज कल्याण विभाग के डॉक्टर मनोज कुमार। डॉक्टर मनोज कुमार कई महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालेंगे कि मोटा अनाज और महीन अनाज, इस दोनों को कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए। और मैं कहूं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति को भी आज हमने आमंत्रित किया है। वो हैं वैशाली जिले के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किसान श्री जितेंद्र कुमार सिंह जी। जितेंद्र कुमार सिंह जी मोटा अनाज भी उपजाते हैं और महीन अनाज भी उपजाते हैं, लेकिन आजकल का फैशन महीन अनाज खाने का ज़्यादा है और मोटे अनाज से लोग परहेज करते हैं। उसका एक कारण ये भी है कि हमारे बिहार में वो उपलब्ध भी बहुत कम होता है। जैसे कि पहले मरुआ की खेती खूब हुआ करती थी, आजकल मरुआ की खेती नहीं हो पाती है। तीसी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, लेकिन तीसी का सेवन लोग नहीं करते हैं। एक कारण ये भी है कि लोग जानते नहीं हैं कि ये तीसी, ये मरुआ हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। और जो फाइन चावल है, जो पॉकेट में आता है सील बंद होकर के, बड़े बड़े नामी कंपनियों का, उसके पीछे लोग भागते हैं। तो मैं सबसे पहले शुरू करूंगा जोसेफिन पीटर से पूछूंगा कि ये अपना मंतव्य दें कि पोषाहार में आजकल एज ए डाइटिशियन किस रोग में ये क्या चीज़ मना करती हैं और क्या चीज़ प्रिस्क्राइब करती हैं। थैंक यू सर।
जैसा कि आपने अभी बताया कि आज से 50-60 साल पहले हम मोटे अनाज का सेवन हमारे पूर्वज करते थे और वही अनाज खा करके वो काफ़ी स्वस्थ रहते थे। हम पहले कभी हमने सुना नहीं कि लोगों को डायबिटीज़, हार्ट से संबंधित बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल हो गया है। छोटे से उम्र में लोगों को आजकल हाई ब्लड प्रेशर की बीमारियां होने लगी हैं। बच्चों को डायबिटीज़, साथ साथ बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी डायबिटीज़ होने लगा है। मोटापा भी सबसे ज़्यादा बढ़ने लगा है आजकल के जो हम दौर देख रहे हैं। ये सब पहले हम ना कभी सुनते थे, ना ही हमने कभी देखा है। लेकिन आज ये जो 8-10 साल से हम ये जो देख रहे हैं, ये काफ़ी लगातार इनकी संख्या, बीमारियों की संख्या हमारे देश में बढ़ती जा रही है और दिन प्रतिदिन इन बीमारियों को लेकर के नए नए लोग हमारे पास आते हैं और हम खुद ही परेशान हो जाते हैं कि हम कैसे कुछ लोगों को किस प्रकार से इनके आहार में बदलाव लाएं, क्योंकि लोग ज़्यादातर जो हमारे जो अभी जो फाइन अनाज है जैसे कि गेहूं और चावल, इनको अपने आदत में वो बैठा के रखे हैं, वो बदलने के लिए बिल्कुल भी कोशिश भी नहीं करते। तो हम अक्सर उनको यही चीज़ें बताते हैं कि आप जो अनाज ले रहे हैं उनको सीमित मात्रा में लें और उसके साथ साथ जितनी भी बीमारियां हैं उसको मैनेज करने के लिए, उसको कम करने के लिए अपने आहार में आपको बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। नहीं, यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि गेहूं और चावल की चर्चा आपने की है। गेहूं चावल में ऐसा क्या है जो हमारे लिए नुकसानदेह है? देखिए, गेहूं की बात करें तो उसमें ग्लूटेन होता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी ज़्यादा होती है। उसके साथ साथ चावल की बात करें तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसी चीज़ है हमारे शरीर के लिए ज़रूरी तो है, लेकिन एक सीमित मात्रा में। अगर ज़्यादा मात्रा में अगर आप आहार में कार्बोहाइड्रेट से प्रचुर मात्रा में अपने आहार में लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं जा कर के आपके शरीर को मोटा बनाता है, आपका वज़न बढ़ाता है, आपके शरीर में फ़ैट की मात्रा को बढ़ाता है। क्योंकि जब आप कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा लेते हैं, अगर आप निष्क्रिय हैं, कम काम कर रहे हैं, सारा दिन बैठे हुए हैं, तो वो हमारे शरीर में वसा की मात्रा को बढ़ाता है और वही मोटापे को आगे आगे आने देता है। तो और जब हम ज़्यादा मात्रा में गेहूं और चावल को लेते हैं तो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा भी बहुत जल्दी बढ़ती है। लेकिन जो लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके लिए चावल और गेहूं नुकसानदेह है? जी नहीं, उनके लिए इसलिए नुकसानदेह नहीं है क्योंकि वो दिन भर मेहनत करते हैं, वो उस कार्बोहाइड्रेट को बर्न कर रहे हैं। जी, बर्न करने हैं। अपनी जितनी कैलोरी वो ले रहे हैं उसको वो जला भी रहे हैं क्योंकि वो दिन भर मेहनत करते हैं। सारे मतलब जितना भी उनके शरीर में वो जो कार्बोहाइड्रेट चावल के रूप में, रोटी के रूप में लिए हैं, वो दिन भर उसको मेहनत करके शरीर में जमने नहीं देते। वो धीरे धीरे उनके शरीर से वो कैलोरी की मात्रा निकलती जाती है, तो वो उनका बॉडी मेंटेन रहता है। अब किसी भी ऐसे पुरुष को देख लीजिए जो रिक्शा चला रहा है, जो मजदूर लोग हैं, अब पहाड़ों में रहने वाले लोगों को देख लीजिए, वो भी वहाँ के लोग रोटी चावल खाते हैं, लेकिन वो लोग मेहनत करते हैं। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा, डॉक्टर राजीव रंजन जी, आपके पास हर तरह के रोगी आते होंगे और आप उनको कहते हैं कि इस रोग में आपको ये चीज़ नहीं खाना है और ये चीज़ खाना है। मान लीजिए कि कोई डायबिटीज़ का पेशेंट, मधुमेह का रोगी आपके पास आ गया, जिसको चीनी की बीमारी आमतौर पर गांव देहात में लोग बोलते हैं, उसको चीनी की बीमारी है, तो कैसा अनाज आप उनको प्रेस्क्राइब करते हैं कि ये मत खाइए और ये खाइए? ऐसा है मगनदेव बाबू कि देखिए, समय का रथ कैसे घूमता है। एक ज़माने में मोटा अनाज, बाजरा, मिलेट्स जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो गरीबों का पर्याय माना जाता था, गरीबों का खाना के रूप में इसको माना जाता था कि धनी लोग के घर में अगर बाजरा दिखाई दे जाए, मिलेट दिखाई दे जाए, इसका मतलब कि उसका कंडीशन थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, स्थिति गड़बड़ चल रही है। देखिए कैसा चक्र बदला है। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी लोकप्रियता को बढ़ाने का काम किया, और ऐसे नहीं बढ़ाया, इसके पीछे तथ्य है। और मैं जब चिकित्सक हूँ तो मैं सिर्फ इलाज की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने इलाज की बात की, मैं उसके में जाऊँगा। सबसे ज़रूरी है कि ये टन्स ऑफ ट्रीटमेंट का कोई मतलब नहीं है अगर आउंस ऑफ प्रिवेंशन किया जाए तो प्रिवेंशन का क्या मतलब है कि आज हमारा देश, भारत देश, ये पूरे विश्व का डायबिटीज का कैपिटल बनता जा रहा है और अभी सेकंड नंबर पे हम हैं और किसी भी समय हम सरपास कर जाएंगे। तो ये हमारे लिए कितनी विडंबना की बात है, कितनी बदकिस्मती की बात है। और डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है मगनदेव बाबू
जिसका नक से लेकर सिक तक कोई ऐसा अंग नहीं है शरीर में जिसको ये जर्जर नहीं बनाता, नहीं करता है। ये आपके हार्ट को, ब्रेन को, किडनी को, सबको खत्म कर देता है। जैसे लकड़ी में घुन लग जाता है वैसे ही शरीर में वो घुन लग जाता तो है। डायबिटीज से बचने का तरीका जो है वो है आपका मोटा अनाज। क्यों बचता है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो सब है, मिलेट्स भी कार्बोहाइड्रेट है, वो भी कार्बोहाइड्रेट है, इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका कम है। कम है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या चीज है? जो आपने खाना लिया और वो तुरंत स्पाइक दिया ब्लड शुगर का, तुरंत बढ़ा दिया, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। 0 to 100 की स्केल में हम लोग देखते हैं, ये जितने भी मोटे अनाज हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, यानी कि अगर आप लें तो तुरंत ब्लड शुगर में उछाल नहीं आता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक बीमारी का नाम है सीलियक डिजीज। सीलियक डिजीज में ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है, और ये ग्लूटेन फ्री होता है, बाजरा जितना मोटा। तो उस तरह के मरीज में, सीलियक डिजीज के मरीज का जो जीवन शैली थी, उनका जो खान पान था, वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण हो गया था। वो बेचारे अपने किस्मत पर रो रहे थे कि हम क्या खा सकते हैं। खुशकिस्मती से बाजरा में एक ग्लूटेन फ्री है, एक जितने भी सीलियक डिजीज के मरीज हैं उनको कर सकते हैं। तो डायबिटीज से बचाव हो गया, सीलियक डिजीज को आप दे सकते हैं। ब्लड प्रेशर से बचाव होता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को एक कम करता है। कैसे कम करता है? क्योंकि इसमें रेशे की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो जितना फाइबर रहेगा उतना ही लिपिड जो है वो ट्रैप हो जाएगा और आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। कहने का मतलब कि भोजन का जब हम अपना चुनाव करें तो इस बात का ध्यान रखें कि रेशेदार चीज़ हम ज़्यादा खाएं और कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें ज़्यादा है उससे परहेज करें। आदत की शुरुआत मगनदेव बाबू बहुत बचपन से ही करें, ताकि ये आदत में आपका शुमार हो जाए और आपको रोगों के बचाव में मदद मिले। रोगों के इलाज में नहीं कर रहे हैं, इलाज जब बीमारी हो गई तो आपको इलाज के शरण में जाना ही पड़ेगा, दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी और साथ में थोड़ा वो डाइट होगा। लेकिन डाइट का सबसे बड़ा मतलब है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। अगर ये कर रहे हैं, अगर एक 18 साल का बच्चा कर रहा है, 20 साल का बच्चा शुरू कर दिया नौजवान, तो ये आदत में जब उसका शामिल हो जाएगी सारी चीज़ें, तो आगे चल के वो महफूज हो जाएगा सारी बीमारियों से और बड़े आराम से जिंदगी जी सकता है। डॉक्टर मनोज कुमार जी, आप तो पोषाहार विशेषज्ञ हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी क्या राय होती है आम लोगों के लिए, जो दो तरह के लोग हैं, एक जो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, एक बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो स्वस्थ लोगों को क्या सब खाना चाहिए जो बीमार ना पड़ें, और जो बीमार हैं उनको क्या खाना चाहिए जो वो स्वस्थ हो जाए? क्या ऐसा कोई पोषाहार है जो खाने से आदमी बिना दवा के भी ठीक हो जा सकता है? देखिए, आज हम सभी चर्चा करने के लिए बैठे हैं मोटे अनाज पर, और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये डिक्लेयर्ड है इस इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। पूरे वर्ल्ड इसका सेलिब्रेशन कर रहा है, अवेयरनेस कर रहा है। चूँकि हम एक सरकार की तरफ से जो चलाने वाले प्रयास हैं उसको हमने बहुत करीबी से देखा है, उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन रहता है। अभी लास्ट ही मार्च में राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा का समापन किया गया। पूरे 15-20 दिन मिलेट्स का थीम था और लगभग 10 से 12 डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज, सारे लोग इसमें लगे हैं मिलेट्स के प्रचार प्रसार में। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ये कैसा चक्र आया है, आज भी हम मिलेट्स के उत्पादन में प्रथम या दूसरे स्थान पे हैं। बाजरा प्रथम है, रागी में तीसरे में है, ऐसे करके उत्पादन में है। कंजप्शन कम है, हमारे बगल में किसान भाई बैठे हुए हैं, लेकिन कंजप्शन कम हुआ इसीलिए उसका डिमांड घटा। डिमांड जब घटा तो प्रोडक्शन कम हो गया। लेकिन आज ऐसा नहीं कि हमारे पास जो अनाज चल रही हैं वो बहुत इसमें वो शुगर रातों रात बढ़ा दिया, कुछ भी कर दिया। हमारा लाइफ स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी अनाज या भोजन है, हमारे लाइफ स्टाइल से जब आप देखेंगे तो वो उसका गलत फीडबैक के कारण वो डैमेज होता है या फिर उसमें रोग में परिवर्तित होता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड है, तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड मोटे अनाज में है। मुख्य तौर पर जो हमारे मोटे अनाज के हैं, बाजरा है, ज्वार है, जो मड़वा कहते हैं, रागी, वो है जो मेजर तौर पे हैं, और कुटकी है, चीना है, सावा है। इसको यूँ कहें कि एक तो गरीबों का खाना तो था ही, लेकिन ये पशुओं के लिए चारा भी था। और आज उस पर बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उनके साथ ही साथ हमारे जैसे युवा आज तक भी एक बाजरा या रागी छोड़ के किसी भी चीज़ों को देखा नहीं। और हमारे जो आगे के जनरेशन है उसने आज तक तो इस फोटो में ही देख रहे हैं। लेकिन अब ये ऐसा होगा कि सब लोग देखेंगे, उत्सुकता बड़ी है, लोग खोज रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, उसको ला रहे हैं। और बना कैसे रहे हैं, तो उसको क्या है कि जो हमारा आटा है, मैक्सिमम गेहूं का आटा खाते हैं, उसी में उसको शामिल करके मिक्स अनाज जो होता है मल्टीग्रेन्स में, इसमें एक बाजरा को शामिल करके रोटी बना सकते हैं,
एक चावल जैसे कि हम लोग दलिया की तरह खाते हैं उस तरह खा सकते हैं, खीर बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक बीमारी की बात है, हमारा लाइफ स्टाइल और भोजन दोनों का बहुत ही अच्छा रिलेशन है। हमारा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल रहेगा, यदि हम कुछ भी जैसे कि आराम तलबी ज़िंदगी जो जीते हैं उसमें हम कोई भी भोजन करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं जब खर्च नहीं हो, जैसे शरीर के कार्बोहाइड्रेट के वो रेज कर जाता है। तो लेकिन आप मोटा अनाज भी लेंगे और हमारा यदि वो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है तो वो ऐसा नहीं कि मोटा अनाज रातों रात आपको बहुत सारी बीमारियों को दूर कर देगा। लेकिन ये कहा जाता है कि प्रबंधन में, जो इंटरनल प्रबंधन मैनेजमेंट में मोटा अनाज का बहुत बड़ा रोल है इसमें। ऐसा तो होगा कि मोटा अनाज खाने से बीमारी जिस रफ्तार से बढ़ रही है उसको वो मैं उसी पर आ रहा था, वो प्रबंधन में मैनेज करेगा, क्योंकि ग्लूकोज कम होगा, फाइबर ज़्यादा होगा और लो जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज है जिसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं, जैसे कि शुगर बताए, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाना, हाइपरटेंशन, बीपी, इन सारे चीज़ों पर नियंत्रण रहेगा। लेकिन इस पर नियंत्रण रहने के साथ साथ में कि बैलेंस डाइट है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं कर सकते कि मोटा अनाज आ गया तो चावल नहीं, गेहूं नहीं, ऐसा नहीं, उसका भी अपना रोल है, पल्सेज का भी रोल है, सब्जी का भी रोल है। इसीलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो हमारा रोल है, फल और सब्जियां, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है बीमारी को नियंत्रण करने में। लेकिन मोटा अनाज आने से क्या होगा, हमारा कुछ चीज़ें जैसे कि फाइबर का सोर्स बहुत बड़ा मिल गया हमें, नियासिन मिल गया जो कि कोलेस्ट्रॉल को सडनली कम करता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स आ जाने से क्या हुआ, कार्बो भूख भी, मेरा पेट भी भर गया और शुगर भी कम रेज हुआ। इन सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये चैलेंजेज अभी बहुत सारा है। अभी मार्केट में भी जाएंगे, आप भी, हम भी जाएंगे, थोड़ा सा महंगा है। इसके बारे में ये बात करना चाहूँगा, हमारे बगल में किसान भाई भी बैठे हुए हैं, जब उन्हीं से हाँ डिमांड जब बढ़ेगा तो इसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। किसान हैं, ये मोटा अनाज का पैदावार क्यों लगातार घटता जा रहा है? क्या डिमांड नहीं है या उसकी कीमत बहुत अधिक है, महंगा है? देखिए, सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा, मोटे अनाज की श्रेणी में 8 अनाज को रखा गया है। उसमें रागी जिसे मरुआ बोलते हैं, कोदो, सावा, कौनी, कुटकी, ज्वार, बाजरा और चना। हम लोगों के यहाँ ज्वार बाजरा की खेती कम होती थी, बाकी सावा, कोदो, रागी प्रचुर मात्रा में इसकी खेती, चीना के भी खेती होती थी। डिमांड इसका घटते गया, खेती कम हो गया। गेहूं का एक से एक उन्नत प्रजाति आया, धान का एक से एक उन्नत प्रजाति आया और उसके तरफ झुकाव हुआ, अधिक पैदावार होने लगा तो लोग उसके तरफ झुकाव उन लोगों का बढ़ गया। और उसके बाद जो युवा पीढ़ी है वो ज़्यादा वही जो फैशनेबल अनाज है वही खाना पसंद करते थे। आज स्थिति यह है कि पिछला जो कोविड का जो त्रासदी आया उसमें 60 से 70% लोग ऐसे ही उससे ग्रसित हुए कोविड से, जो किसी न किसी रूप में डायबिटीज़ से इफेक्टेड थे, वैसे लोगों की मृत्यु हुई। इम्यूनिटी सिस्टम लोगों का बहुत लो हो गया। तो मोटे अनाज में है कि इसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में है जितना ज़रूरत चाहिए। कैल्शियम जैसे रागी है, रागी में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम है, तो रागी हम लोग के स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर है। इसलिए वर्ष 2018 में आयुष मंत्रालय का एक कार्यक्रम था जो विज्ञान भवन में संपन्न हुआ था। तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई मोटे अनाज को अपनाइए, अब कोई उपाय नहीं है। उसके बाद वर्ष 2018 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया, मनाया गया। पुनः संयुक्त राष्ट्र संघ में एक भारत की तरफ से प्रस्ताव लाया गया कि भाई क्यों नहीं 2023 को मोटा अनाज वर्ष, इंटरनेशनल मोटा अनाज वर्ष मनाया जाए, जिसका 72 देशों ने समर्थन किया। अच्छा, ये मोटे अनाज के पैदावार में क्या लागत अधिक है? जी नहीं, लागत कम है इसमें। लागत कम है और रिटर्न इसका ज़्यादा आता है या वो भी कम है? नहीं, रिटर्न अब तो बहुत सा उन्नत किस्म का बीज इसमें आ गया है, तकनीक भी सब एक से एक बढ़ के आ गया है, जो लेबर कॉस्ट उसमें घटेगा। और हम किसान के दृष्टिकोण से बता रहे हैं, सेहत के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है, वो तो डॉक्टर साहब बताए, मैडम बताई। किसानों के लिए और आपको पर्यावरण के लिए बहुत ही एक वरदान है। इस पर कीटनाशी का प्रयोग नहीं होता है। दूसरी बात है कि रासायनिक उर्वरक का प्रयोग इसमें न के बराबर है। उसके बाद आने वाला समय में हम लोग पानी के लिए मारामारी होगा, ग्राउंड वाटर जो है वो घट रहा है। इसमें मोटे अनाज की खेती में पानी की ज़रूरत सबसे बहुत कम, बल्कि कोदो तो ऐसे ही लगाइए, एक आध वर्षा हो गया, बाकी सबका वही स्थिति है। और डॉक्टर साहब बोले कि मिला के खाने के लिए जो मिला करके मल्टीग्रेन आटा जो है, तो इसमें थोड़ा सा हम संशोधन चाहेंगे। सबका जो मोटे अन्न है उसका तासीर सबका अलग अलग है। जैसे बाजरा थोड़ा विलम्ब से पचता है, उसको 6 घंटा का ड्यूरेशन चाहिए, बाकी सब ठीक है। तो अगर 2-2 दिन करके हम लोग खाते हैं,
तो वो बहुत बेहतर होगा हमारे स्वास्थ्य के नहीं लिए। तो अच्छा है कि बाजरा खाएंगे, काफ़ी देर तक भोजन की ज़रूरत नहीं जी पड़ेगी। जी जी लोगों के मन में भ्रम है कि बाजरा नहीं, जाड़े के दिन में ही खाइए, गर्म होता है, वैसी बात नहीं है। राजस्थान में सालों भर लोग बाजरा खाते हैं। राजस्थान है, फिर आपका उत्तर प्रदेश में भी बाजरा खूब 8 खाते हैं लोग। स्टेट में है जो मोटा अनाज की खेती में। सबसे महत्वपूर्ण पहलू मतलब इसका यही है कि फाइबर होने की वजह से प्रीबायोटिक बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप रेगुलर बाजरा का सेवन कर रहे हैं तो नए रिसर्च के मुताबिक आपका कोलन कैंसर का इंसिडेंस बहुत कम गया, कम जगह। जी यानी लार्ज इंटेस्टाइन का जो कैंसर है उसमें भी घटोतरी हो गई, घट गया। तो आप समझ सकते हैं कि जो एक ऐसा मतलब भगवान का दिया हुआ एक ऐसा उपादान है जिसमें हमारे किसान भाई भी उपजा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट सब हो ही रहा है, कैंसर से भी बचाव हो रहा है। कैंसर से बचा। और साथ में इसमें बीटा कैरोटीन होता है, तो बीटा कैरोटीन एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो ये आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, जो विटामिन ए का चीज़ है। तो आपके चमड़े के लिए आप देखने में भी सुंदर लग रहे हैं, देखने में जवान लग रहे हैं, जो आजकल काफ़ी चलन चल रहा है कि आप कितना स्वस्थ, केवल स्वस्थ दिखना नहीं है बल्कि आपको जवान भी दिखना है, उसमें भी बाजरा की भूमिका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें बाजरा में भी क्वांटिटी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ज़्यादा क्वांटिटी खा लीजिएगा तो इसमें भी कैलोरी होगा, इसमें भी वजन बढ़ेगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि वही मैं गेहूं बता के आटा में चना का आटा मिक्स करके खाने से वो ज़्यादा अच्छा लगता है, स्वादिष्ट भी होता है, प्रोटीन भी ज़्यादा मिलता है। आप खाते हैं लोग, लेकिन चना दरअसल मोटे अनाज में अभी आपको बताया 8 नहीं आता है। हाँ, श्रेणी में 8 अनाज ही आता है, जिसको अब तो इसको सिरियन का नाम दिया गया है। इसके अलावा भी 2-3 ऐसा अन्न है जो पहाड़ी इलाके में होता है, जैसे किनोवा, अच्छा, चौड़ी पत्ती वाली, वो बथुआ कुल का वो है किनोवा, मोटा अनाज वो भी नहीं है। लेकिन बहुत ही स्वास्थ्य के लिए। और झंगोरा, वो पहाड़ी इलाके में। ये सब तो हम लोग के बिहार हम लोग में क्या नहीं नहीं, वो होता। पहाड़ी इलाके में आज होता मोटा है। अनाज बिहार में सिर्फ बात हम करें तो लेकिन कोई भी मोटे मेजर अनाज पे उत्पादन हम नहीं आज होता है। केंद्रित करेंगे जी। कि जो भी पैदावार हमारे यहाँ होता है जी उसमें जो फाइन अनाज जिसको कह रहे हैं जी। उसमें गेहूं और चावल आता है। जी इसके अलावे मोटा अनाज में जो 8 अनाज का नाम आपने लिया जी। वो आता है, उसकी पैदावार आप कितना बढ़ा सकते हैं जो ताकि आम आवाम को ये उपलब्ध हो सके आसानी से? देखिए, पैदावार इसका बढ़ेगा, पैदावार भी बढ़ेगा, लोग किसान इसके तरफ अब झुकाव भी हो रहा है, सेहत के ख्याल से भी और आमदनी के ख्याल से ही। थोड़ा सा उसमें सरकार को भी ध्यान देना होगा। जैसे इस विभाग से आते हैं, आंगनबाड़ी में जो बच्चों को आहार दिया जाता है तो पोषण आहार के रूप में उसको दिया जाए मोटे अनाज को। अभी इस पर चर्चा भी हो रही है, जो मिड डे मील है, मिड डे मील में उसको शामिल हाँ, किया इसमें जाए, शामिल किया जाए पीडीएस के उसको। दुकान में भी उसको दिया जाए। जब उसका खपत होगा तो उसका खरीदार भी होगा। तब सरकार एक बहुत बड़ा कंज्यूमर के रूप में यदि आ जाएंगे तो उसका बहुत बड़ा ग्राहक मिल हो जाएगा। जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि स्कूलों में मध्याह्न भोजन में उसका उपयोग आंगनबाड़ी किया में जो जाए। पोषाहार मिल रहा लेकिन है। पोषाहार में उनको अगर मध्याह्न भोजन में बच्चों को वो दिया जाता है तो वो किस प्रकार से उसको तैयार करके दिया जाए कि उसको स्वादिष्ट लगे, खाए जी, नहीं तो वही कहते हम हमको नहीं बात अच्छा कर रहे लगता, थे। हम नहीं जब तक खाएंगे। उसको रेसिपी तैयार नहीं करेंगे इसका स्वाद बहुत ही खराब होता तो है। मैं मतलब रेसिपी पर मैं चाहूँगा कि मैडम बतावें कि इसमें क्या आपको- उसका बना करके दिया जाए कि बच्चे चाव से खाएं। देखिए, बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों को हमेशा हम पौष्टिक आहार तो देना ही है, देना है। और हम हमेशा अपने माएँ जो हमारे पास आती हैं उनको हम विभिन्न प्रकार की रेसिपी के बारे में तो बहुत बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि माँ जो रहती है ना वो बच्चों को संभालने में इतनी थक जाती हैं, वो बिल्कुल भी नए रेसिपियों को ट्राई करने का कोशिश भी नहीं करती हैं। वो सिंपल रोटी, चावल, दाल, रोटी, सब्ज़ी वही बच्चों, लेकिन बच्चे जो होते हैं ना थोड़ा सा उनको डिफरेंट चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। तो अगर बात करें जो हमारे अभी जो हम मोटे अनाज के पे चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि कंगनी है, कोदो है, कुटकी है और हरी कंगनी है, इन सबको सबसे पहले बनाने के लिए आपको कोई भी मोटा अनाज आप बनाने जा रहे हैं उसको तो कम से कम आपको बनाने के लिए थोड़ा प्लानिंग की ज़रूरत है। प्लानिंग इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अगर आप मोटा अनाज को अगर नाश्ते में लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको रात में पहले तो उसको भिगाना पड़ेगा। भिगा करके कम से कम कोई भी मोटा अनाज बनाने जा रहे हैं 6 से 7 घंटा आपको फुला भिगा करके ही उसको सवेरे आप तो पहले तो पोषाहार में हम जो स्कूलों में देते हैं लोगों को मध्याह्न भोजन बच्चों को, तो जो लोग ये आहार तैयार करती हैं उनको पहले ट्रेनिंग दिया जाए कि भाई कैसे ये बनेगा। जी जी बिल्कुल ज़रूरी है उनको उसके ट्रेनिंग। अलावा और भी सोल्यूशन है कि जैसे आटा तैयार हुआ ना, कोई भी चीज़ बनाने के लिए तो आटा तो चाहिए ना। आटा तैयार है मिलेट्स का, उसमें जो है उसका चीला बन जाता है, बच्चे बड़ा पसंद से करते हैं। हमारे यहाँ टेस्टेड है ये, हमारे सरकार के द्वारा इसको प्रयोग भी किया गया था सीतामढ़ी में पूसा यूनिवर्सिटी के द्वारा।
उसका चीला तैयार किया गया, रोटी तैयार किया गया, फिर उसमें वैल्यू एडिशन के लिए गुड़ मिला दिया ताकि टेस्ट अच्छा हो। ये सारी चीज़ों को बच्चे एक्सेप्ट कर रहे हैं। लड्डू तैयार किया गया मोटे अनाज से जो है, इस सारी वैरायटी रेसिपी को बच्चे एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल है और वो बड़े लार्जर स्केल पे इसको लागू भी किया जा सकता है। खीर बना सकते हैं आप, खिचड़ी बना के दे सकते हैं बच्चों बिस्किट को, तैयार कर सकते हैं, बिस्किट बना सकते हैं। अब केक भी आजकल बन सकता है इससे, आप उपमा बना सकते हैं। हमारे यहाँ प्रचलित है ठेकुआ जो पूजा पाठ में तैयार करते हैं, वो आराम से आप नीमकी बना सकते हैं। आप जो मीठा जो होता है ठेकुआ जैसा ही, आप वो भी तो बना के इसको बच्चों हमारे को दे समझ सकते से हैं। इसको प्रचलित करने के लिए आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है बिहार सरकार के पोषण। मैं बताना चाहूँगा कि आप कहीं बीच बीच में कहीं कहीं पर जैसे कि ग्रामीण मेला और ये सब लगता है, उसमें प्रदर्शित करें, उसको बना के लोगों को बताएं। एकदम आपका जो सुझाव है इसको लेकर सरकार इतनी तत्परता से काम कर रही है कि पूरे, मैं यहाँ पर शेयर भी करना चाहूँगा कि 15 से 20 दिन में जो पोषण पखवाड़ा हुआ उसमें सिर्फ मिलेट्स पर ही चर्चा हुई। मिलेट्स का रथ निकला कृषि विभाग के माध्यम से, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से। माफ कीजिएगा कि सिर्फ चर्चा ना हो, उसको शहर जमीन पे घर घर जन जन तक पहुँचाया जा रहा है, पोस्टर के माध्यम से, ऐसी प्रचार प्रसार के माध्यम से ये पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है और भी लगातार हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। इस पर बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। आप लोग आए और बड़ा महत्वपूर्ण विचार आपने दिया मोटे अनाज के सेवन के बारे में। हमने भी कहीं कहीं आर्टिकल सब पढ़ा है, उसमें देखा है कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो मोटे अनाज के सेवन से वो धीरे धीरे ठीक भी हो जाती हैं, दवा लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी मैं कुछ दिन पूर्व एक आर्टिकल दिल्ली से प्रकाशित होती है एक पत्रिका, उसमें मैंने पढ़ा था, एक विशेषज्ञ आदमी थे, उन्होंने ही इस पर लिखा था। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि नहीं खाने से तो बीमारी धीरे धीरे कमती है ही। इन्होंने बताया कि आप फाइन चावल लेते हैं उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, खास करके चावल जो पॉलिश्ड चावल है वो देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, उसका चावल जो आता है वो भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, सिर्फ आपके पेट में जाता है, आपके स्वाद को आपको अच्छा लगता है, लेकिन आपके लिए फ़ायदा कारक नहीं है। लेकिन जब अनपॉलिश्ड चावल आप लेते हैं, मोटा अनाज में आता है वो चावल भी, तो उसका चाहे आप खिचड़ी खाएं या पुलाव खाएं। एक मगनदेव बाबू, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं आपको इस माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप थायराइड की बीमारी से ग्रसित हैं, हाइपोथायराइड, उसमें मोटा अनाज न लें, मिलेट्स न लें, क्योंकि इसमें गोइट्रोजेंस होता है। इस पर ध्यान रखें, क्योंकि हाइपोथायराइड के मरीज को अगर आप डायबिटीज़ प्रिवेंशन के लिए और हाइपरटेंशन प्रिवेंशन के लिए देते हैं तो उसका थायराइड और घटता चला जाता है। इसलिए इस पर ध्यान रखने की जरूरत है कि हाइपोथायराइड में मिलेट्स का सेवन न करें। तो हमारे दर्शकों को ये सारी जानकारी मिली है, क्या खाएं क्या ना खाएं, और मोटा अनाज हमारे सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है, और पॉलिश्ड कोई चीज़ हम लेते हैं, कोई अनाज, और वो खाते हैं तो वो मेरे लिए कितना नुकसानदेह है। इसी पर जागरूकता के लिए हम पुस्तक प्रकाशित करके जागरूकता चला रहे हैं। ये तो इस पर कई पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। तो मैं आप सबके प्रति धन्यवाद देते हुए विदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।